हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वाला जो चैप्टर है हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सिर्फ कि जो रेवोल्यूशन चल रहा था उसमें किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और किस तरीके से वो एवरीडे लाइफ में रेवोल्यूशन चला था। बाकी जो बेसिक जो हमारा चैप्टर था जिसमें जो मेन पार्ट था कि कौन कौन सी गवर्नमेंट आई, किस तरीके से फ्रांस में जो रेवोल्यूशन था वो स्टार्ट हुआ था, किस ईयर में हुआ था, ये सारी चीजें तो हम कवर कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इतना कवर करेंगे कि किन लोगों ने उन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ी थी। क्या इतने रेवोल्यूशन के बाद भी जो वो चीज चाहते थे, जिनकी उनको डिमांड थी, जिस वजह से उन्होंने रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया था, वो सारी चीजें उनको मिल पाई थी या फिर नहीं मिल पाई थी, ये सारा हम आज इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का न्यू टॉपिक। तो देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारा डिड वुमेन हैड अ रेवोल्यूशन। जो वुमेन्स थी, देखिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था उसके अंदर जो वुमेन्स थे, वुमेन्स ने भी उतना ही पार्टिसिपेट किया। वुमेन्स का भी अगर हम रोल की बात करें तो इनका भी रोल उस मूवमेंट में या उस रेवोल्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा था। तो वुमेन्स ने किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट किया और क्यों किया, ठीक है, और क्यों किया, तो इनका रोल तो इम्पोर्टेंट था ही था। और हम ये देखेंगे कि इन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया। विमेन प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। विमेन्स का भी जो रोल बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल था, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। जब उनके फैमिली मेंबर थे, जो मेल थे उनकी फैमिली के, वो सारे के सारे रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करने चले गए थे, तो उसके बाद जो उनकी फैमिली थी उसको किसने हैंडल किया था। देखिए अगर फैमिली को वो हैंडल ना करती तो क्या उनकी जो घर के मेल थे वो बाहर जाके रेवोल्यूशन कर पाते हैं, वो जो भी मूवमेंट कर रहे थे क्या वो कर पाते और उसमें सक्सेसफुल होते। मतलब उनका बाहर जाना, तो वो टेंशन फ्री होकर गए थे क्योंकि उनको पता था कि उनकी सोसाइटी में जो फीमेल है वो उनके घर को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगी। अगर मतलब ये होता है ना कि एक पर्सन जा रहा है तो उसको भरोसा है कि उसके बैक साइड में वो जिसको छोड़कर जा रहा है वो उसकी फैमिली को अच्छे से हैंडल कर पाएगा। अगर वो इन चीजों को हैंडल नहीं करती, वो अपनी फैमिली को अच्छे से सर्वाइव नहीं करा पाती, तो कोई भी जो मेल था उनकी फैमिली का वो बाहर जाके उस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर पाता, नहीं कर पाता। और यही सिचुएशन उस सोसाइटी के हर घर में होती। तो इस कंडीशन से ये होता कि कोई भी पर्सन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। और वो जो चीज चाहते थे मोनार्की को अबॉलिश करना, मोनार्की वहां से कभी भी अबॉलिश नहीं होती। तो इसीलिए फीमेल को भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बताया गया है जो उन्होंने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। देखिए कैसे किया था। मोस्ट ऑफ द विमेन बिलोंगिंग टू द थर्ड स्टेट, यहाँ पर जो ज्यादातर विमेन्स थी वो किससे बिलोंग करती थी, वो सारे के सारे विमेन थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी। वर्कड फॉर अ लिविंग एंड देयर ऑक्यूपेशन इंक्लूडेड ड्रेस मेकर। अब देखिए थर्ड स्टेट से बिलोंग कर रही है तो सिंपल सी चीज है कि वो बहुत ही ज्यादा प्रोस्पेरस और रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करती हैं। उनकी जो फैमिली कंडीशन है वो बहुत ही छोटा मोटा काम करके अपने घर का गुजारा कर रही थी। क्या काम करती थी, जैसे ड्रेस मेकर, ड्रेस बनाने का काम हो गया, लॉन्ड्री वर्कर्स हो गए, फ्लावर वेंडर्स हो गए, फूलों को गलियों गलियों में जाकर वो बेचती थी। समथिंग वर्कड एज मेड सर्वेंट, और कभी कभी वो हाउसेस ऑफ द रिच जो लोग होते हैं उनके घरों में जाकर एज अ सर्वेंट, एज अ मेड का भी काम किया करती थी। और वो ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी ताकि उनकी कंट्री को फ्रीडम मिल सके, उनकी जो कंट्री है, उनका जो नेशन है वो इंडिपेंडेंट हो सके, उनकी सोसाइटी से, उनके नेशन से जो मोनार्की है वो अबॉलिश की जा सके। उन्होंने उनके जो मेल थे उनके जाने के बाद पूरे घर को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया हुआ था। तो ये इनका कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन ही तो था रेवोल्यूशन में, कि अगर वो उनके भरोसे बैठे थे, नहीं तुम्हें नहीं जाना है, घर पे बैठो, हमें संभालो, तो रेवोल्यूशन कभी होता ही नहीं। ठीक है, तो ये विमेन्स के काम रहे थे। उन्होंने पूरे घर को बहुत अच्छे से संभाला, उनकी फैमिली थे, बच्चे थे, उनके जो मदर फादर होंगे, इन-लॉज होंगे, उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल किया था। विमेन इन फ्रांस वर डिसअपॉइंटेड विद द कॉन्स्टिट्यूशन 1791। और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐसे नहीं है सिर्फ घर को ही हैंडल किया था, उन्होंने अपने अलग न्यूज़पेपर बनाए थे, जैकोबिन क्लब्स वगैरह भी बनाए थे। बट इन सारी चीजों के बाद भी उन्हें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड होना पड़ा विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। जब 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें वो क्या हुए, बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए। और वो डिसअपॉइंटेड उन्हें क्यों होना पड़ा,
which reduced them to passive citizen who had no political right। जब उनको ये पता चला कि जो women's है वो एक passive citizen है और passive citizen होने के थ्रू उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। अब उन्हें देखिए किसी भी तरीके का वोटिंग राइट नहीं मिला, आप हो हम है कोई भी, वो अपना सब कुछ छोड़कर आपको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, अपनी फैमिली अपना घर बार सब कुछ छोड़ा उसने, उसके बाद उसने आपको सपोर्ट किया और थोड़ा सा तो क्रेडिट उनको मिलना चाहिए ना, बट आफ्टर ये क्या हुआ कि उनको 1% भी क्रेडिट नहीं दिया गया। इसी के थ्रू जो वुमेन थी वो बहुत ज्यादा क्या हो गई, डिसअपॉइंटेड हो गई कि मतलब 1% भी उनको क्रेडिट नहीं दिया गया, तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा। दे डिमांडेड पॉलिटिकल राइट, फिर उनकी जो डिमांड्स देखिए, उनकी डिमांड्स क्या रही थी, पॉलिटिकल राइट चाहिए थे उन्हें, राइट टू वोट चाहिए था, टू बी इलेक्टेड टू असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, और वो चाहती थी उनको असेंबली में इलेक्ट भी किया जाए और साथ ही साथ पॉलिटिकल ऑफिस भी उनको होल्ड किया जाए। तो ये सारे उनकी डिमांड रही थी। मतलब डिसअपॉइंटेड हुआ वो, उन्होंने ये सोचा कि मतलब हमारा इतना सब कुछ जो भी हमने किया, कैसा हमारा जो किया धरा था वो तो सब बेकार चला गया, पानी फेर दिया उस पे, तो उसकी तो 1% भी कोई भी वैल्यू ही नहीं रही, तो अब हम क्या करेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा अब हमारी भी कुछ डिमांड है और हमारी उन डिमांड को फुलफिल करना आपका काम है। गवर्नमेंट से बोला, देखिए पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द वुमेन, अब इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या रही थी, इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन ये थी, इन्होंने टू एक्सप्रेस देयर ओन व्यूज, उन्होंने अपने व्यूज खुद एक्सप्रेस किए, उन्होंने डिमांड रखी, वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, उन्होंने अपने खुद पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे एंड न्यूज़पेपर सेपरेट थे। अबाउट 60 women's club came up in different cities in France। फ्रांस की डिफरेंट जो सिटीज थी वहां पर कम से कम कितना 60 के करीब विमेन्स क्लब बनाए थे। किसने बनाए थे, ये विमेन्स ने बनाए थे, मतलब उनके विमेन्स के क्लब भी रहे थे, मूवमेंट में भी प्रॉपर पार्टिसिपेट किया, और उसके बाद उन्हें क्या मिला, नथिंग, कुछ भी नहीं मिला उसके बाद उन्हें। Amongst them, the Society of Revolutionary and Republican Women was most famous। Their demand was that women enjoy the same political rights as men, as well nature of management principle। उन्होंने देखा क्या चाहा, उन्होंने कुछ द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन, जो रेवोल्यूशनरी की सोसाइटी थी उसमें जो रिपब्लिकन वुमेन थी, जो फेमस वुमेन थी, जो रिपब्लिक थी, फ्री वुमेन्स थी, वो चाहती थी कि उनको वुमेन भी एंजॉय करे क्या, सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मेन। जो रिपब्लिकन और रेवोल्यूशनरी वुमेन थी वो भी बिल्कुल मैन की तरह ही क्या चाहती थी, राइट्स चाहती थी। वो ये चाहती थी जैसे ही उनके सोसाइटी में रहने वाले मेल को जो पॉलिटिकल राइट्स दिए गए हैं, जिस तरीके से वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, सेम उसी तरीके से उनको भी राइट्स मिलने चाहिए, सेम उसी तरीके से उनको भी अपनी फ्रीडम एंजॉय करने का पूरा राइट है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, ये उनके प्रिंसिपल्स थे, ये उनका नेचर था। तो टोटली ये डिमांड थी विमेन की, और लाइफ मैंने उनकी बता दी है किस टाइप से उनकी जो लाइफ थी वो चली थी, ठीक है। उनकी लाइफ में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, सारी चीजें फेस करी, अपने न्यूज़पेपर भी प्रिंट कराए और अपने क्लब्स भी बनाए, सब कुछ करने के बाद उनको क्या करा गया, आपने याद होगा जब उसमें असेंबली में बुलाया जाता है, जो नेशनल असेंबली होती है, जब उनको बुलाया जाता है तो वुमेन्स को सिर्फ सामने कैसे खड़ा किया गया था, एक ऑब्जर्वर की तरह, एक पैसिव सिटीजन की तरह खड़ा किया था। जब उनका इतना पार्टिसिपेट था तो उसके बाद उन्हें सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह क्यों खड़ा किया गया, उनको भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए था ना, जो कि उनको नहीं मिला था। तो वो यही सारी चीजें उनकी डिमांड थी कि हमें भी एज अ मैन, बिल्कुल मैन जैसे ही हमें भी हमारे पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और इसके लिए अब देखेंगे हम गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए थे, ये नहीं उठाए थे। देखिए स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन, फिर इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो थोड़ी बहुत सही हो पाई। देखिए क्या क्या स्टेप उठाए थे। वुमेन डिमांड सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन, उनकी डिमांड क्या थी, पहली डिमांड तो ये थी कि उनको बिल्कुल मैन के जैसे ही पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए। और इन ऑर्डर डिस्कस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब, और न्यूज़पेपर किसने स्टार्ट किए थे, वुमेन्स ने स्टार्ट किए थे। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, देखिए उनके लिए क्या स्टार्ट किया गया, उनके लिए स्टेट स्कूल स्टार्ट किए गए। स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, और जो स्कूल स्टार्ट किए उसमें ये भी लॉ बनाया गया कि जो स्कूलिंग है वो गर्ल्स के लिए कंपलसरी है, मतलब ऑप्शन ही नहीं है कि आपको स्कूल भेजना है या फिर नहीं भेजना, इसको कंपलसरी कर दिया गया कि सारी लड़कियां स्कूल जाएंगे। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, पहले क्या होता था, जो उनके मदर फादर होते थे वो जबरदस्ती उनकी शादी करवा देते थे, चाहे उनकी मर्जी हो या फिर ना हो। तो इसी के चलते
गवर्नमेंट ने एक लॉ ये बनाया कि कोई भी फादर, ठीक है, कोई भी फादर उनकी मर्जी के अगेंस्ट उनकी शादी नहीं करेगा। अगर वो नहीं चाहती हैं तो उनकी शादी उस पर्सन से नहीं होगी, वो चाहती हैं तभी उसकी शादी उसकी मर्जी से हो पाएगी। तो यहाँ मतलब एक लव मैरिज का चांस मिल गया था कि अगर आप किसी को पसंद करते हो तो आप उससे शादी कर सकते हो। तो लव मैरिज का चांस आपको मिल गया था क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया था कोई भी फादर बिना अपनी बेटी की मर्जी से उसकी शादी नहीं कर पाएगा, मतलब फोर्सफुली उसकी शादी नहीं होगी। मैरिज वॉज मेड इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर इंटू फेयरली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। और जो मैरिज होगी ना वो एक कॉन्ट्रैक्ट होगी जो कि फ्रीली रजिस्टर्ड की जाएगी, किसमें, सिविल लॉ के अंडर में। तो ये मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल गया उनको कि अगर आपकी शादी हो रही है तो वो एक रजिस्टर्ड मैरिज होगी सिविल लॉ में। डाइवोर्स वॉज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाई फॉर बोथ वुमेन एंड मेन। पहले क्या होता था ना, पहले डाइवोर्स तो होते थे बट डाइवोर्स सिर्फ मैन ले सकता था, विमेन कभी डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। मैन चाहे तो अपनी मर्जी से उसको कभी भी डाइवोर्स दे सकता है, बट अगर फीमेल चाह रही है कि इंसान अच्छा नहीं है मुझे इससे डाइवोर्स चाहिए तो फीमेल कभी भी डाइवोर्स नहीं ले सकती थी। हर कंडीशन में सिर्फ मेल को राइट था कि वो डाइवोर्स ले सकता है, फीमेल को इस टाइप का कोई भी राइट नहीं था कि वो डाइवोर्स ले। बट गवर्नमेंट ने ऐसा लॉ बनाया कि अगर फीमेल भी चाहे, उसको लग रहा है कि ये पर्सन सही नहीं है तो वो भी उससे डाइवोर्स ले सकती है। तो इसीलिए ये राइट बनाया गया है कि मेल और फीमेल दोनों ही क्या है वो डाइवोर्स ले सकते हैं अगर उन्हें अपना पार्टनर पसंद नहीं है तो। वुमेन को नाउ ट्रेन फॉर जॉब, और वुमेन्स को ट्रेंड किया जाने लगा जॉब्स के लिए भी। पहले क्या था, वुमेन्स घर के ही काम करती थी, एज ए सर्वेंट काम कर रही है, फ्लावर वेंडर का काम कर रही है, लॉन्ड्री का काम कर रही है, ड्रेस मेकर का काम कर रही है। अब उनको क्या था, जॉब के लिए ट्रेंड किया जाने लगा, उनको कुछ स्किल सिखाई जाने लगी ताकि इन फ्यूचर वो अपने लिए कुछ अच्छा काम कर सके। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, और कुछ को आर्टिस्ट बना दिया गया, कुछ को स्मॉल बिजनेसमैन बना दिया गया, बिजनेस विमेन बना दिया गया कि वो खुद अपना छोटा मोटा जो बिजनेस है उसको रन कर सके। तो ये स्टेप्स किसने उठाए थे, ये सारे ही स्टेप्स उठाए थे जो वहां की गवर्नमेंट थी उन्होंने। और ये स्टेप उठा के कि विमेन्स को काफी मतलब प्रॉफिट हुआ था, सारी चीजें इसलिए की गई थी क्योंकि विमेन्स ने डिमांड करी थी कि हमें ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, हम एंजॉय कर सके अपनी फ्रीडम को बिल्कुल किसकी तरह, एक मैन के जैसे। विमेन स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, अब विमेन्स का स्ट्रगल क्या रहा, इक्वालिटी के लिए। वो इक्वालिटी के लिए क्या चीजें चाहती थी, देखिए, विमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट, ये तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि उनको पॉलिटिकल राइट्स में बिल्कुल इक्वल चीजें चाहिए थी। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर के टाइम में, जब रेन ऑफ टेरर था, कॉन्वेंशन का टाइम था, द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉ, न्यू गवर्नमेंट जो आई थी रॉबिस्फेयर की, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर था ना रेन ऑफ टेरर के टाइम में, उन्होंने एक लॉ इशू किया था ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब्स एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज। जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो विमेन्स ने की थी, जो भी क्लब बनाए थे, न्यूज़पेपर प्रिंट करवाए थे, उन सब पे क्या करा, जो कॉन्वेंशन आया था या फिर रेन ऑफ टेरर का टाइम आया था, उसने क्या करा, सबको बैन कर दिया। क्योंकि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर था ना, उसकी थिंकिंग ऐसी थी कि विमेन घर में ही अच्छी लगती हैं, घर में खाना पकाए, अपनी फैमिली को संभाले, विमेन्स के लिए इतना ही बहुत है। उनको क्लब बनाना और ये क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये शोभा नहीं देती है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा था, उनके क्लब्स हो गए और उन पॉलिटिकल एक्टिविटी जितनी भी चीजें थी उनको क्या कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। मैनी परमानेंट वुमेन वर अरेस्टेड, और कुछ वुमेन्स ऐसी भी थी जिन्होंने वॉइस रेज करी थी, उनको हमेशा के लिए क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। अ नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड, और उसमें से कुछ तो ऐसी थी जिनको फांसी की सजा भी दे दी गई थी, एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ऐसी ही एक वुमेन थी ओलंपे दे गॉर्जिस, द लाइफ ऑफ अ रेवोल्यूशनरी वुमेन, ये एक रेवोल्यूशनरी वुमेन थी, इनका नाम था ओलंपे दे गॉर्जिस। 1748 से 1793 में इनको पकड़ के इन्होंने भी एक लेटर लिखा था, उस लेटर में अपने बारे में बताया था कि विमेंस को किस टाइप से फ्रीडम मिलनी चाहिए, विमेंस के क्या क्या राइट्स होने चाहिए, तो इसीलिए इनको भी पकड़ लिया गया था। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट रोल है ये, एक एक ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए, जो भी मैं यहाँ टॉपिक लिखती हूँ ना, ये वो टॉपिक होते हैं, टॉपिक का जो भी नाम होता है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चन इस टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। विमेंस का स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी के लिए पूछा जाएगा कि किस टाइप से उन्होंने इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया था, इसको डिस्क्राइब करना। और ये जो छोटे मोटे आते हैं ना कि ओलंपे दे गॉर्जिस हु इज द, कौन थी, रेवोल्यूशनरी वुमेन थी, इनकी लाइफ पूछी जा सकती है। तो ये एक एक मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। वुमेन्स मूवमेंट फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस, और क्या उनकी डिमांड थी, उनकी जो मूवमेंट है, वोटिंग राइट मिलना चाहिए, फर्स्ट इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए कंपेयर टू मेन,
Contribute the example of the political activities of French women during the revolutionary year was kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. वोटिंग राइट चाहिए था उनको, इक्वल वेजेस चाहिए थे, बट ये सारी चीजें इतने रेवोल्यूशन करने के बाद फाइनली उन्हें कब मिली? 1946 में आने के बाद जो फ्रांस की वुमेन थी उनको वोटिंग राइट मिले थे। ठीक है, तो एक बहुत ही लंबा टाइम पीरियड था। 1789 में जो बास्टाइल फोर्ट हुआ, उसके बाद जो चीजें थी वो थोड़ी सी सुधरने लगी थी, बट उससे पहले जो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी ओल्ड रिजीम के टाइम पीरियड से। तो इतने टाइम बाद जाकर जो हमारी विमेन्स थी फ्रांस की या फिर यूरोप की बोल सकते हैं, इनको इतने टाइम बाद जाकर क्या चीजें मिली, जो वो एक छोटी सी चीज चाहती थी राइट, वो 1946 में मिले थे जाकर। तो बहुत ही काफी लॉन्ग स्ट्रगल रहा है विमेन्स का इस पूरे टाइम पीरियड में, और काफी लॉन्ग स्ट्रगल के बाद में उन्हें जाकर ये सारी चीजें मिल पाई थी। ओके, तो ये था हमारा विमेन्स का कि विमेन्स ने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था उस रेवोल्यूशन वाले टाइम पीरियड में। उन्होंने अपनी फैमिली को भी संभाला, साथ ही साथ अपनी फैमिली के बाहर जाकर भी पूरा मेन के साथ कंधा से कंधे मिलाकर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था। और उनको मिला क्या था? एक पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल पाए थे, ठीक है, वोटिंग राइट नहीं मिल पाया था, बट फाइनली जाकर जो चीज वो चाहती थी, जिसकी उनकी डिमांड थी, वो चीजें उन्हें मिल पाई थी। थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रगल था, बट फाइनली चीजें सॉल्व हो गई थी। तो ये स्ट्रगल था वुमेन्स का कि कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया। जैसे आप ये देखिए चैप्टर पढ़ते हो, इसके साथ एक बार निगाह आप चैप्टर पे भी मान लिया करो, आपकी जो बुक है, तो जो चीजें है ना वो आपके माइंड में बिल्कुल पूरी तरीके से सेट हो जाएंगी। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब देखिए हमने क्या पढ़ा अभी तक, वुमेन का रेवोल्यूशन पढ़ा कि उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया था। अब उसी में हम स्लेवरी को पढ़ेंगे। स्लेवरी मतलब जो दास, जो गुलाम होते हैं, अब हम इसमें उसको पढ़ेंगे कि उनकी सिचुएशन क्या थी, जो गुलामी थी, गुलामी को कैसे अबॉलिश किया गया था और किस टाइम पीरियड की गवर्नमेंट ने इसको अबॉलिश किया था। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। The colonies in the Caribbean, Martinique, Guadeloupe, and San Domingo were important suppliers of commodities such as tobacco, indigo, sugar, and coffee. ये वो commodity है, ये plantation crop है, ठीक है। समझने की कोशिश करना क्या है, ये टबैको हो गया, इंडिगो हो गई, शुगर हो गई, कॉफी हो गई, ये हमारे एक प्लांटेशन क्रॉप है। और प्लांटेशन क्रॉप के लिए हमें बहुत ही सारे लेबर की जरूरत होती है। प्लांटेशन क्रॉप होती है जिसमें पेड़ होते हैं, पत्तियों को छांटना हो गया, उनके सीड्स को तोड़ना हो गया, प्लग करना हो गया। तो ये जो क्रॉप है ना, इसके लिए बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है। और यूरोप की कॉलोनीज, जो भी कॉलोनीज एरिया थे, वहां से लोगों को पकड़ के ला रहे थे और यहाँ पर काम करवाया जा रहा था। ठीक है, इसको छोड़ो, अभी आगे और समझ में आएगा। बट द reluctance of Europeans to go and work in distant and unfamiliar land meant a shortage of labor and labor on plantation। अब क्या था, जहां पर ये क्रॉप ग्रो कर रही थी, ये क्रॉप ग्रो कर रही थी अमेरिका में। कहाँ ग्रो कर रही थी? अमेरिका में। और अमेरिका में ग्रो कर रही थी, बट पीने वाले कहाँ थे? यूज हो रहा था इनका यूरोप पे। अब अमेरिका में ग्रो करना है, चाहिए यूरोप को, तो अमेरिका से क्या था, वहां लेबर नहीं थी, या तो अमेरिका की लेबर लगेगी, उनको चाहिए था और ज्यादा सस्ती लेबर हो, और ज्यादा अगर सस्ती लेबर होगी तो इसके जो प्राइस होंगे वो और ज्यादा डाउन हो जाएंगे। अब लेबर के लिए वो ऐसी जगह से लेबर लाना चाहते थे जो नेशन बहुत ही ज्यादा पुअर थे, गरीब थे, ताकि वहां से लेबर को लाया जाएगा और यहाँ पर काम करवाया जाएगा। ठीक है, तो यूरोप अनफैमिलियर लैंड, मतलब यूरोप, वैसे तो अमेरिका भी अनफैमिलियर लैंड था, तो बट वहां पर इतनी पुअर पीपल थी नहीं, बट थे तो वो काम कर रहे थे, और ज्यादा नीड थी उन्हें। जितने ज्यादा वर्कर्स होंगे, काम उतनी ही ज्यादा स्पीड में इंक्रीज होगा। तो ऐसी जगह से लेकर आए थे लोगों को, वो अपने लोगों को तो नहीं भेज सकते थे ना, तो ऐसी जगह से लाते जहां पर बहुत ही चीप लेबर उनको मिल सके। सो दिस वॉज मेड अ ट्रायंगुलर स्लेव। तो उन्होंने एक ट्रायंगुलर स्लेव बनाया। क्या बनाया? एक ट्रायंगुलर स्लेव बनाया। ट्रायंगुलर स्लेव क्या था बताऊंगी भी। ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, इन तीनों के बीच में एक ट्रायंगुलर स्लेव बना। ठीक है, इन तीनों के बीच में क्या बना? एक ट्रायंगुलर स्लेव बना। और ये इस स्लेव के जो ट्रायंगुलर था, इसने वर्क कैसे किया देखिए। अब ये देखिए, ये अफ्रीका है, ठीक है, ये क्या है? ये अफ्रीका है,
ये यूरोप है और ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। अब ट्रायंगुलर देखिए कैसे बना, ये ले लेते हैं, ठीक है। अफ्रीका से, यहां से यूरोप, यूरोप से अमेरिका और अमेरिका से फिर अफ्रीका। देखिए ये ट्रायंगुलर बना, ये नहीं बना, बन गया ना। अब देखिए इस पे कैसे काम हुआ, यहां पर आपकी प्लांटेशन क्रॉप ग्रो कर रही थी। एक सेकेंड, थोड़ा सा मिटाते, दूसरा कलर लेंगे तब ज्यादा इजीली समझ आएगा। देखिए ये कैरेबियन सी है, ठीक है, ये कैरेबियन सी है। तो ये जो दिख रहे हैं ये कैरेबियन सी है। यहाँ पर जो आपकी क्रॉप थी वो ग्रो कर रही थी, जैसे टी हो गई, कॉफी हो गई, इंडिगो हो गई, शुगर हो गई, टबैको हो गई, यहाँ पर वो ग्रो कर रही थी। अब यहाँ पर ग्रो कर रही थी, बट चाहिए कहाँ के लिए थी वो, यूरोप के लिए चाहिए, तो यूरोप में थी ना। अब यूरोप के हम वो आएंगे कैसे, उसके लिए बहुत ज्यादा उनको वर्कर की जरूरत थी, लेबर की जरूरत थी। अब लेबर की जरूरत थी तो उन्होंने क्या सोचा कि लेबर हम ऐसी जगह से लाएंगे, अपने देश के लोगों को हम क्यों भेजें, हम दूसरे के देशों को लेकर आएंगे ना। तो अफ्रीका ना एक पुअर कंट्री था, क्या था अफ्रीका, एक बहुत ही पुअर कंट्री था। तो वहां से लोगों को ले जाया जा रहा था, तो वो क्या करते, यहाँ से लोगों को उठाते, पहले यूरोप ले जाते और फिर नॉर्थ अमेरिका, ये जो कैरेबियन सी है यहाँ पर लेके जाते। कई बार क्या होता, डायरेक्ट ले जाते, कई बार डायरेक्ट यहाँ ले जाते, फिर यहाँ से यहाँ ले जाते, यहाँ से यहाँ, मतलब इन 3 डायरेक्शन में वो काम कर रहा था। अफ्रीका से यूरोप ले गए, यूरोप से अमेरिका ले गए वर्कर्स को। अब वो वर्कर्स यहाँ पर क्या करते थे, काम करते थे। कई बार अफ्रीका से डायरेक्ट कैरेबियन सी या फिर अमेरिका ले जाया जाता था, जहां पर वो लोग काम करते थे। कुछ यहाँ से यहाँ गए, कुछ यहाँ से यहाँ गए और कुछ यहाँ से यहाँ गए। तो क्या था, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर में काम करता था, क्योंकि प्लांटेशन क्रॉप के लिए ज्यादा लोगों की जरूरत होती है। और लोग वो कहाँ से लाएंगे, जो गरीब देश है, जहां लोगों को खाने तक को नहीं मिल रहा है, उन लोगों को जबरदस्ती उठाकर लेकर वहां से अपने यहाँ पर काम कर पाएंगे। तो उनको जब लाया जाता था, उनको खरीदा बेचा जाता था। उनको ऐसे नहीं, उनकी बोली लगती थी कि खरीद लो 10-10 रुपए में। ऐसा नहीं है 10-10 रुपए में, क्योंकि करेंसी अलग है, सब कुछ अलग है। तो वो अपने अकॉर्डिंग उनको बेचते थे और ये जाते थे लोग वहां से उनको खरीद कर लेकर आते थे। और देखो सिंपल सी चीज है, हम खरीदी हुई चीज को अपने हिसाब से रखेंगे ना, खाना उनको कैसे देना है हम वो खुद देखेंगे, देना भी है नहीं देना हम खुद देखेंगे, हमें कब तक कितने घंटे काम करवाना है वो हम खुद देंगे। मान लो हम कोई मशीन खरीद के लेकर आते हैं, तो हम चाहे इसको 24 के 24 घंटे चला सकते हैं ना। मान लो हम कोई फैन लेकर आए, या हमने एसी लगवाया गर्मी में, हमारी मर्जी है कि उसको 1 घंटे चलाना है या पूरे दिन चलाना है, मर्जी है तो पूरा दिन चलाएंगे। तो सेम यही हाल वहां के लोगों का भी था, जिनको वो खरीद के लाते थे एज अ स्लेव। उनकी मर्जी पे डिपेंड करता था कि चाहे तो उनसे पूरे दिन काम करवाए, खाना भी दे या फिर ना दे। तो ये जो सिचुएशन थी ना स्लेव्स की, बहुत ही ज्यादा बेकार सिचुएशन थी। कई बार उनको खाने पीने के लिए भी नहीं दिया जाता था। वो कई बार क्या होता था, उनकी इतनी बुरी हालत, मान लो मैंने खरीदा, मेरे बाद किसी और ने खरीदा, उसके बाद किसी और ने, उसके बाद किसी और ने, इस तरीके से वो पूरी जिंदगी बिकते ही रहते थे। और कई बार लोग क्या होता, जब वो बूढ़े हो जाते थे तो उनको छोड़ देते थे। अब बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, देश तो उनका रहा ही नहीं, दूसरे देश में है, वो भूखे प्यासे इसी तरीके से मर जाते थे बेचारे। और बहुत बार कंडीशन होती थी, वो बीमार पड़ गए तो उनको ऐसे छोड़ देते थे मरने के लिए, मेडिसिन वगैरह भी नहीं दिलाई जाती थी। तो बहुत ही मतलब बेकार सिचुएशन, उनको मारा जाता तो बहुत ही बुरी तरीके से, कोड़े हो गए, जिससे मर्जी उससे मारते, क्योंकि उनके लिए वो कोई इंसान थोड़ी थे, उनके लिए तो एक ऐसा गुड्स और थिंग की तरह काम करते थे कि एक मशीन है जो हम काम करने के लिए लेकर आए हैं। तो मशीन से जैसे काम करवाते वैसे ही वो उससे काम करवा रहे थे। तो इतनी बेकार सिचुएशन थी एक स्लेव की, जो यहाँ पर था। ये था हमारा ट्रायंगुलर, जो इस तरीके से जो स्लेव्स थे वो क्या करते थे, काम क्या करते थे। अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका, ये ट्रायंगुलर जो बन रहा है, इस ट्रायंगुलर की इस रूप में वो क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। और यहाँ पे है स्लेव ट्रेड। अब स्लेव ट्रेड देखिए किस तरीके से होता था। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन द 17th सेंचुरी। ये स्टार्ट कब हुआ था, 17th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था स्लेव ट्रेड। French merchants sailed from the port of Bordeaux of Nantes to African coast। अफ्रीकन के कोस्ट पर पोर्ट होते हैं। पोर्ट वो होता है जहाँ पे बड़ी बड़ी शिप वगैरह जाकर रुकती है। तो बोडेक्स था, नेंटेंस था। तो यहाँ पर क्या था, जो स्लेव थी ना, उनके बोली लगती थी, उनको सोल्ड किया जाता था, उनको सेल किया जाता था, बेचा जाता था। और जो यूरोप के लोग आते थे वो यहाँ से उनको खरीद कर लेकर चले जाते थे। टू द अफ्रीकन कोस्ट, अफ्रीकन की कोस्ट से उनको बाय किया जाता था। वेयर दे बॉट स्लेव फ्रॉम लोकल चीफ टेनेंट्स, जो वहां के लोकल चीफ होते थे,
जो अफ्रीका के लोकल चीफ होते थे वो उन लोगों को सेल करते थे, बेचते थे। Branded and shackled, the slaves were packing tightly into ships for the 3 months long voyage across the Atlantic to the Caribbean. अटलांटिक से कैरेबियन, कैरेबियन आपको कहाँ मिलेगा? अमेरिका में मिलेगा। तो अटलांटिक इधर अफ्रीका के पास में मिलेगा। तो अफ्रीका से कैरेबियन तक जाने के लिए, मतलब अटलांटिक से कैरेबियन जाना है उनको, वहां तक एक बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है। देखो छोटी मोटी डिस्टेंस तो है नहीं, काफी लंबा टाइम पीरियड है। तो और उस टाइम पे ऐसा भी नहीं, बहुत स्पीड वाली शिप्स वगैरह थी, तो उनको जाने आने में कम से कम 3 महीने का टाइम लगता था। कितना? 3 महीने का टाइम लगता था। तो भूखे प्यासे उनको टाइटली भर दिया जाता था, जैसे वो होता है ना, मतलब एनिमल्स को भर देते हैं बिल्कुल ठूस ठूस के, वो वाला हिसाब था। उसमें उनको भर दिया जाता था, और भरने के बाद में क्या होता था, उनको बहुत ही टाइटली बंद कर दिया जाता। तो भूखे प्यासे वो जा रहे हैं, मतलब 3 महीने तक पहुंच रहे हैं। जब पहुंचेंगे तब उनको खाना पीना मिलेगा। उनको कोई टेंशन नहीं थी, अगर कोई मर भी रहा है तो मर जाओ, क्योंकि उनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं था। क्यों? वो क्या थे? स्लेव की तरह काम करते थे। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, वहां वो प्लांटेशन ओनर को सेल कर दिया। मतलब देखो, अफ्रीका से अमेरिका लेकर गए, अमेरिका में जो लोग लेकर गए थे ना, वो वहां ओनर्स को सेल कर देते थे। जो ओनर होते थे ना बड़े बड़े, जिनकी प्लांटेशन होती थी, वो उनको क्या कर देते थे? सेल कर देते थे। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जिनको ट्रेड करना है, वो उनको खरीद लेते थे, क्योंकि बड़े बिजनेसमैन है, उनको ट्रेड करना है, तो उनको वर्कर्स की जरूरत है ना, तो वो उनको खरीद लेते थे, और खरीदने का तो अपनी फील्ड में उनसे काम करवाते थे। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांडेड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी और इंडिगो। और ये जो इनका जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। स्लेव लेबर जो थी, इसकी डिमांड भी बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि यूरोप में ना शुगर, कॉफी और इंडिगो की डिमांड बढ़ रही थी। जब कॉफी, शुगर, इंडिगो की डिमांड बढ़ेगी, तो स्लेव की भी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि काम तो यही लोग करेंगे। तो जैसे जैसे इनकी डिमांड बढ़ रही थी चीजों की, वैसे ही जो स्लेव थे, इनकी भी डिमांड बढ़ती जा रही थी। पोर्ट सिटीज लाइक बोर्डेक्स नेंथस और देयर इकोनॉमिक्स प्रोस्पेरिटी टू द फ्लरिशिंग स्लेव ट्रेड। ये जो हो गया, बोर्डेक्स हो गया, नेंथस हो गया, ये अपने स्लेव ट्रेड के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्लेव ट्रेड इन्हीं जगहों से होता था, इन पोर्ट से होता था। स्लेवरी वाज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रांस कॉलोनी इन 1848। और फाइनली पूरी तरीके से जो स्लेव खत्म किया गया, वो कब किया गया? 1848 में किया गया, आफ्टर नेपोलियन। नेपोलियन वाला जो पार्ट है वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऐसा नहीं कि अब दोबारा पढ़ाया जाएगा। मैं इस पहले ही वीडियो में कवर कर चुकी हूँ कि नेपोलियन ने किस तरीके से रूल किया था। तो ये ना 1948 में जाकर पूरी तरीके से आफ्टर नेपोलियन, जब नेपोलियन को हरा दिया गया, तब जाकर जो हमारी स्लेवरी थी वो अबॉलिश हो गई थी, स्लेवरी को खत्म कर दिया गया था। तो ये चीजें आपको समझ आई। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर फिर भी डाउट वगैरह कुछ होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। देखिए नेक्स्ट है हमारा अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी को कैसे खत्म किया गया? फर्स्ट हमारा ओल्डिज्म। ओल्डिज्म का टाइम पीरियड में यह है कि जब 18th सेंचुरी से भी पहले का जो टाइम पीरियड था, ठीक है, जब हमारी गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई थी, मोनार्की थी, वो वाला टाइम पीरियड है। थ्रू आउट द 18th सेंचुरी देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म स्लेवरी इन फ्रांस। फ्रांस में बहुत ही लिटिल क्रिटिसिज्म किया गया था, किसको लेकर? स्लेवरी को लेकर 18th सेंचुरी में। क्यों किया गया था 18th सेंचुरी में? इसलिए किया गया, देखो उस टाइम पे क्या थी, मोनार्की थी, और मोनार्की खुद जाकर तो कहीं काम करने वाली है नहीं, राजाएं खुद तो कहीं जाकर काम करेंगी ना। तो उन्होंने क्या करा था, हर एरिया में अपने कुछ लोग बिठा रखे थे, और वो स्लेव से काम करवाते थे। अब राजा खुद थोड़ी जाकर काम करेगा, तो वो किससे काम करवाते थे? स्लेव से काम करवाते थे। इसलिए ओल्ड रिजीम में तो जो सवाल ही नहीं उठता स्लेवरी को रिमूव करने का या अबॉलिश करने का। राजा खुद तो नहीं करेगा ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, स्लेवरी को अबॉलिश नहीं किया। ओल्ड रिजीम के बाद आया नेशनल असेंबली। अब नेशनल असेंबली में डिबेट चल रही थी, हटा दे या रख ले, हटा दे या रख ले, हटा दे या रख ले, क्या करना चाहिए। तो ये इतने कंफ्यूजन थे कि इन्होंने कुछ नहीं किया, जैसा चल रहा था वैसे ही चला। डिबेट्स हुई, अबॉलिश स्लेवरी वर हेल्ड बट नेशनल असेंबली डिड नॉट पास एनी लॉ। डिबेट हुई बट कोई लॉ पास नहीं किया गया कि हटाए या फिर ना हटाए। फियरिंग ओपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम डिपेंडेड ऑन स्लेव ट्रेड। क्योंकि जो नेशनल असेंबली थी ना, नेशनल असेंबली में प्रोस्पेरस लोग थे, जो सोसाइटी का जो बिजनेस क्लास ग्रुप था वो था नेशनल असेंबली में। अब बिजनेस क्लास है, ट्रेड करना है उनको, तो उनको भी तो स्लेव की जरूरत पड़ेगी ना, इसलिए उन्होंने भी स्लेवरी को रिमूव नहीं किया। अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए स्लेव की जरूरत थी, इसलिए जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने भी उसको रिमूव नहीं किया, अबॉलिश नहीं किया। एंड उसके बाद में स्टार्ट होती है आपकी कॉन्वेंशन।
अब कॉन्वेंशन के टाइम पीरियड में क्या था, देखिए जो कॉन्वेंशन थी ना, ये रेन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड था, जैकोबिन क्लब इसी टाइम पीरियड में बनाए गए थे, ठीक है। अब इन्होंने 1794 का टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में जो स्लेवरी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जो जैकोबिन क्लब है, आपको याद होगा तो उसमें सोसाइटी के वो लोग थे जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे। कौन लोग थे जो पुअर कैटेगरी से बिलोंग करते थे, जो खुद स्लेव बनते थे ना, उन लोगों ने जैकोबिन क्लब बनाया था और उसका हेड था रॉबिस्पेयर। तो वो उन्होंने क्या करा, इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था ट्रेड तो स्लेव तो हमें ही बनना है, जब हम ही स्लेव बनेंगे तो हम इसको अबॉलिश क्यों ना कर दें। तो फाइनली द कन्वेंशन व्हिच इन 1794 लेजिस्लेटिव टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन, तो इन्होंने क्या करा, उसको रिमूव कर दिया। इन्होंने स्लेवरी को रिमूव कर दिया, क्योंकि स्लेव तो यही लोग बनते, तो कह रहे हम ही को तो बनना है, तो हम हटाई दे स्लेवरी, तो इन्होंने स्लेवरी को रिमूव कर दिया था। उसके बाद आया नेपोलियन रूल। अब नेपोलियन में भी क्या था, नेपोलियन एक डिक्टेटर रूलर था। अब डिक्टेटर रूलर था, उसको क्या था, मॉडर्नाइजेशन करनी थी, चीजें सारी चीजें मॉडर्न करनी थी, तो लोगों की तो जरूरत थी, तो उसने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दी, किसे, स्लेवरी को। उसको भी तो सेम अपना बिजनेस एक्सपेंड करना था, टेरिटरी एक्सटेंड करनी थी, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, रीइंट्रोड्यूस कर दी, क्या, स्लेवरी। इन 1804 नेपोलियन रीइंट्रोड्यूस स्लेवरी प्लांटेशन ओनर, क्योंकि सेम काम इसका भी था, एक्सपेंड करना। Understood their freedom as including the right to enslave African Negroes in pursuit of their economic interest. Slavery was finally abolished in France colonies in 1848. Finally जो slavery abolish की गई थी वो 1848 में की गई आफ्टर नेपोलियन, मतलब नेपोलियन के टाइम तक स्लेवरी रही। सिर्फ एक टाइम पीरियड ऐसा आया था कॉन्वेंशन, जिस टाइम पीरियड में स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था, बट बाद में जैसे ही नेपोलियन आया उसने उसको रीइंट्रोड्यूस कर दिया। क्यों कर दिया, सिंपल, राजा डिक्टेटर है, खुद जाकर काम थोड़ी करेगा, गरीब लोगों से करवाएगा, तो स्लेवरी दोबारा रीइंट्रोड्यूस हो गई थी। तो ये पॉइंट था हमारा अभी तक। कौन सा पॉइंट जल्दी बता दीजिए, स्लेवरी का। देखो हमने विमेन्स का रेवोल्यूशन पढ़ लिया, स्लेवरी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे एवरीडे लाइफ में जो रेवोल्यूशन था वो किस तरीके से चल रहा था, डेली जो रेवोल्यूशन था वो कैसे चल रहा था, अब करेंगे वो वाला टॉपिक हमारा। तो चलिए देखते हैं द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में किस तरीके से रेवोल्यूशन चला था। द रेवोल्यूशन गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्व्स टू पास लॉज दैट वुड ट्रांसलेट ऑफ द लिबर्टी एंड इक्वालिटी इनटू एवरीडे प्रैक्टिस। जो गवर्नमेंट अब आई थी, अब वो जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी, वो लॉ पास कर रही थी जिससे इक्वालिटी और लिबर्टी आ सके और उनकी प्रैक्टिस हो एवरीडे लाइफ में। एवरीडे लाइफ में जो लिबर्टी है, इक्वालिटी है, वो किस तरीके से चलेगी, किस तरीके से काम करेगी, उसको ट्रांसलेट करना था। और ये किसने किया, हमारी जो गवर्नमेंट आई थी उसने। अब क्या क्या चीजें थी जो एवरीडे लाइफ में काम करेंगी, देखिए वो क्या थी, एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप क्या होती है, पहले तो ये समझो, सेंसरशिप होता है किसी पे निगाहें रखना, क्या काम हो रहा है, तो मतलब मैं अगर सेंसरशिप बोर्ड से मैं हूं तो मैं निगाहें रखूंगी कि कोई भी मेरे से बिना पूछे कोई काम ना कर सके। जो भी होगा सोसाइटी में सबसे पहले मुझे चेक करना पड़ेगा कि ऐसा ना हो मेरे अगेंस्ट कुछ लिखा जा रहा हो। तो जो मोनार्कियल सिस्टम होता था ना, वो सब पे सेंसरशिप लगा देते थे, क्योंकि अगर कुछ भी हो रहा है सिटी में तो उनके अगेंस्ट नहीं जाएंगी वो चीजें, उनके फेवर में ही रहेगी। कुछ भी अगर ऐसा प्रिंट होता है जो उनके अगेंस्ट है तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी। तो ये था सेंसरशिप। तो यहाँ मोनार्की ने सेंसरशिप लगा रखा था, तो सेंसरशिप को अबॉलिश कर दिया गया। सेंसरशिप अबॉलिश होने का मतलब है उनको फ्रीडम मिल गई, कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना, इस चीज की उनको क्या दी गई, फ्रीडम दी गई। अगर सेंसरशिप है तो वो कुछ भी बोल नहीं सकते, कुछ भी लिख नहीं सकते, बट जैसे ही सेंसरशिप अबॉलिश हुई तो वो उनको एक फ्रीडम मिल गई। फ्रीडम टू प्रेस बोल सकते हैं, फ्रीडम टू स्पीच। इन दी ओल्ड रिजिम के टाइम में ऑल रिटर्न मटेरियल्स एंड कल्चरल एक्टिविटीज, ओल्ड रिजिम के टाइम में जितने भी रिटर्न मटेरियल होते थे, जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती थी, बुक हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, प्ले हो गए, कुड बी पब्लिश्ड एंड परफॉर्म ओनली आफ्टर दी हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ द किंग। मतलब जो भी सोसाइटी होगी, जैसे बुक हो गए, न्यूज़पेपर, प्ले हो गया, कोई भी चीज अगर पब्लिश होनी है, परफॉर्म करना है, तो कब होगी, पहले उसको अप्रूवल मिलेगा किसका, किंग का। सेंसर किंग का अप्रूवल जब मिल जाता था तभी उसको प्ले कर सकते थे। मतलब पहले उनसे पूछो हम ये दिखाने वाले क्या ये सही है, दिखा सकते हैं, अगर वो कहेंगे हाँ दिखा दो। अगर उनके अगेंस्ट कुछ चीजें होंगी तो क्या वो बोलेंगे कि दिखा दो, मना कर देंगे ना। तो यही होती थी सेंसरशिप। मतलब उसमें ये देखा जाता था कि आप राजा के खिलाफ तो कुछ नहीं दिखा रहे, राजा जिससे लोग भड़क जाए तो वो ये देखते रखते थे कि आप राजा के अगेंस्ट तो कुछ नहीं दिखा रहे, अगर कुछ नहीं है तो आप दिखा दो। मतलब अगर दिखा भी रहे हो तो सिर्फ राजा की अच्छाई दिखानी है, आपको राजा के बारे में कुछ बुरा नहीं बताना। अगर ऐसा करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी।
तो ये चीजें थी। तो यही क्या हुआ, आफ्टर स्टॉर्मिंग बास्टाइल फोर्ट, जैसे ही बास्टाइल फोर्ट पे हमला हुआ, उसको पता चला भाई अब तो लोग भड़क चुके हैं, तो उन्होंने क्या करा, इसको अबॉलिश कर दिया। उन्होंने डिक्लेरेशन दिया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, मैन को ये राइट दिया कि जो सिटीजन थी वो प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच, उनको स्पीच की, एक्सप्रेशन की फ्रीडम दी गई, नेचुरल राइट्स दिए गए कि मैं ये डिक्लेयर कर दिया गया कि देखो स्पीच की और एक्सप्रेशन की आपको फ्रीडम है, जो मर्जी वो चाहे बोलो, राजा के बारे में भी बुरा भला बोलो, कुछ भी बोलो। तो जो ये सेंसरशिप थी ना, ये जो अबॉलिश ऑफ सेंसरशिप थी, ये सेंसरशिप पे जो अबॉलिशन था वो रिमूव कर दिया कि अब आपकी मर्जी है, कुछ भी बोल सकते हो। न्यूज़पेपर हो गए, पैम्पलेट्स हो गए, बुक्स हो गए, प्रिंटेड पिक्चर हो गई, फ्लडेड द टाउन ऑफ फ्रांस फ्रॉम वेयर दे ट्रैवल रैपिडली इनटू द कंट्री साइड। अब जैसे ही उनको फ्रीडम मिली कि आप कुछ भी कर सकते हो, क्या आ गया, फ्लड आ गया, पैम्पलेट्स का, न्यूज़पेपर का, बुक्स का, प्रिंटेड पिक्चर का, राजा के बारे में लोग भर भर के खबरें छापने लगे कि राजा ऐसा है, राजा ने ये किया वो किया, मतलब भर भर के खबरें उनके बारे में आने लगी। जो भी एक्सप्रेशन लोगों के अंदर दबे हुए थे ना, वो सारे अब बाहर आ रहे थे, बुक्स के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, और ये सारे में बिल्कुल मतलब ऐसे फैल चुके थे जैसे बाढ़ आ गई हो। कंट्री साइड तो दूर दूर एरिया तक ये खबरें पहुंच रही थी, आग की तरह ये न्यूज़ें फैल रही थी। दे ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट्स एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो चीजें थी वो सारी की सारी चीजें फ्रांस में चेंज हो गई थी, क्योंकि लोगों को राइट मिल चुका था फ्री स्पीच का और एक्सप्रेशन का। पहले इसी राइट्स को राजा ने छीन रखा था कि लोगों को राइट नहीं है स्पीच का, फ्रीडम का, एक्सप्रेशन का, बट अब वो राइट उनको मिल चुका था। अब क्या था, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप, फ्रीडम ऑफ द प्रेस। सेंसरशिप अबॉलिश हुई और लोगों को क्या मिल गई, फ्रीडम ऑफ प्रेस। प्रेस की फ्रीडम मिल गई कि जो मर्जी वो चाहे बोल सकते हैं। अगर राजा सही है तो अच्छा बोलेंगे, राजा बुरा है तो उसके बारे में बुरा बोला जाएगा। मेड दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। जो भी एक्सप्रेशन उनके इवेंट्स के होते थे वो खुल के बोलने लगे। ईच साइड शॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। प्रिंट के मीडियम से, ठीक है, प्रिंट के मीडियम से वो सारी चीजें एक दूसरे तक पहुंचाने लगे, बताने लगे। ठीक है, राजा इधर से मैं बोलती, उधर से राजा बोलता, मतलब इधर से सिटीजन राजा के अगेंस्ट बोलती, उधर से राजा लोगों के फेवर में बोल रहा, मतलब प्रिंट के थ्रू, एक लेटर मैंने लिखा, एक लेटर उधर से आया। तो इस टाइप से चीजें चलने लगी थी। सिटीजन मोनार्की, सिटीजन मोनार्की, मोनार्की सिटीजन, सिटीजन मोनार्की, ये चीजें चल रही थी। एक उसके बारे में करता तो दूसरा उनके बारे में करता। प्ले हो गया, सॉन्ग हो गया, फेस्टिव प्रोसेशन अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल। प्ले, सॉन्ग और फेस्टिव चीजें लोगों को एक बहुत ही लार्ज अमाउंट में लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी सारी चीजें। दिस वाज वन वे द कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई द आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसफर रॉट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट व्हिच ओनली अ हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल कुड रीड। फिर उनके बारे में चीजें रिटर्न भी की जाने लगी, चीजें लिखी जाने लगी। जो पॉलिटिकल फिलोसफर थे उन्होंने चीजें लिखी, एक बहुत ही लेंथ में टेक्स्ट लिखे जाने लगे, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए था जो हैंडफुल मतलब एजुकेटेड लोग थे, ये चीजें उन्हीं के लिए थी, लिखी जाने लगी। बट जो प्ले और सॉन्ग था ये उनके लिए भी था जो लोग एजुकेटेड नहीं थे, वो उन चीजों को पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। देखो एजुकेटेड तो पढ़ लेगा, बट एजुकेटेड जब पढ़ के सुनाएगा तो जो एजुकेटेड नहीं है वो भी उस चीज को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुन तो रहे हैं ना, तो सुनने के थ्रू ही वो चीजों को समझ सकते थे, पिक्चर के थ्रू वो उसको देख के समझ सकते थे। तो इसके क्या आ गया था, प्रॉपर फ्लड आ गया था, मतलब जो सेंसरशिप लगाई गई थी वो हटा ली गई। अब लोगों के पास अपने आइडियाज को, अपनी स्पीच को एक्सप्रेस करने का उनको राइट मिल चुका था। तो ये रेवोल्यूशन हमारा एवरीडे लाइफ में चला था, और उसमें जो फिलोसफर थे उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने अपने आइडियाज प्रिंट किए, जिसकी वजह से जब उन फिलोसफर ने अपने आइडियाज को प्रिंट किया ना, वो लोगों तक पहुंचे, लोगों ने उनसे आइडियाज दिया और फिर उन्होंने क्या करा, रेवोल्यूशन शुरू कर दिया। ये सारी चीजें हमने कर रखी है कि फिलोसफर के आइडियाज से किस तरीके से फ्रांस रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ा, रेवोल्यूशन का आइडिया उन्हें कहाँ से मिला, तो ये सारी चीजें हमने करी थी। अब नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन क्या है। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो अब क्या बन गया था, उसने खुद को क्राउन कर लिया था। ये एक आर्मी जनरल था, आर्मी ऑफिसर था, इसने खुद को क्राउन करके क्या, एम्परर ऑफ फ्रांस, खुद को ही फ्रांस का एम्परर अनाउंस कर दिया था। और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर जो होता है वो फिनिश हो जाता है। इसका एक मैं आपको क्या दूंगी, एक चार्ट बनाकर दूंगी, फ्लो चार्ट बनाकर दूंगी, जिसमें
चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी शॉर्ट टाइम में, ठीक है। वो करेंगे। ये जो हमारा चैप्टर था नेपोलियन का यहीं पे खत्म होता है। नेपोलियन लास्ट टॉपिक था, क्योंकि रेन ऑफ टेरर के बाद में आपकी डायरेक्टरी आई थी, उसके बाद जो लास्ट लीडर बना था वो नेपोलियन बना था, डिक्टेटर रूलर। अब इसके बारे में मैं आगे जो टॉपिक था उसमें ही बता चुकी हूँ, डायरेक्टरी के बाद ही मैंने आपको नेपोलियन के बारे में भी बता दिया, इसलिए मैं अब दोबारा यहाँ पर नहीं बताऊंगी। तो आप इससे पहले जो वीडियो है आप उसमें देख लेना, नेपोलियन के बारे में डिटेल में उसमें दिया हुआ है। और ये चैप्टर यही खत्म होता है। किसी को कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो। और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि स्टार्टिंग से क्या क्या चीज हुई थी। देखिए, सबसे पहले बास्टाइल फोर्ट पर हमला होता है। मोनार्की जो राजा होता है फ्रांस में, वो लुई 16 एक न्यू राजा बनता है। जब वो राजा बनता है तो हमारी जो ट्रेजरी थी वो पूरी तरीके से खाली हो जाती है। उसके बाद नेशनल असेंबली बनती है। नेशनल असेंबली लुई 16 को हटाती है। फिर नेशनल असेंबली भी रिमूव हो जाती है। फिर जैकोबिन क्लब बनते हैं। रेन ऑफ टेरर आता है। उसके बाद डायरेक्टरी के बाद नेपोलियन, ये सारी चीजें आती है। फ्रांस रेवोल्यूशन आता है। फिर इसी के साथ हमने जो पूरा फ्रांस रेवोल्यूशन पढ़ा, उसके बाद हमने कुछ लोगों के रेवोल्यूशन देखे, उन्होंने किस तरीके से पार्टिसिपेट किया, जैसे विमेन हो गया, स्लेव हो गए, और फाइनली एवरीडे लाइफ का जो रेवोल्यूशन था वो पढ़ा। तो इसी के साथ ही ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं। फ्लोर चार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी टॉपिक ऐसा है जो समझ नहीं आया तो आप उसको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। तो फिर चलिए, बाय बाय, टाटा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। प्लीज बुक लेकर बैठना और एक एक टॉपिक क्लियर कर लेना भाई, बहुत टेंशन है मेरे को आपकी कि अच्छे से करो और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आओ। ओके, चलिए बाय बाय, टाटा।